एपिसोड 87। हाँ मेमोरी। आधी रात का समय। आराध्या के चेहरे पर थकान साफ तौर पर दिख रही थी। वहीं उसके ऊपर लेटे अवधेश का अभी रुकने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था। मैं थक चुकी हूँ, अब और मत करो। वाइफी, ये तुम्हें विहान के नजदीक जाने से पहले सोचना चाहिए था। वो बस एक गलतफहमी थी। पागल इंसान। गलत एंगल से फोटो ली तुम और उसने तो बस मेरा हाथ पकड़ा था कि मैं निकिता शर्मा से बात न करूं। मैं कल ही जैनी से कहकर क्लियर करवा दूंगी। वहीं आराध्या के मुंह से फिर किसी गैर आदमी का नाम सुनकर अवधेश इस बार उसके गले में अपने दांत गड़ा देता है। अब क्या हुआ तुम्हें? आराध्या रुआंसी होकर पूछती है। इस इंसान ने उसे आज जी भर कर टॉर्चर किया था। शादी के बाद ये उन दोनों के बीच दूसरी बार हो रहा था, जिसमें अवधेश ने आराध्या की ना को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। वह जी भरकर उस पर टूट चुका था। उसकी कमर और पैर दर्द कर रहे थे। उसके ब्रे टी पर जगह जगह काटने का निशान थे। वहीं 1 घंटे के फॉरप्ले में अवधेश ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को सक और बाइट करके बुरा हाल कर दिया था। उसकी गोरी टांगों पर अवधेश के स्लिपिंग मार्क्स साफ तौर पर दिख रहे थे। मैंने तुम्हें मना किया था न कि तुम मेहता परिवार के आसपास भी नहीं जाओगी। फिर तुम्हें किसने कहा उस रौनक से बात करने के लिए? अवधेश एक बार फिर उसके अंदर एंटर करते हुए कहता है। वहीं आराध्या, जिसे अब जाकर असल वजह पता चली थी, गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने उससे बात नहीं की थी। वो खुद आया था बात करने के लिए। आराध्या आहें भरते हुए कहती है, तो भी आज के बाद तुम उससे बात भी नहीं करोगी? आराध्या उसकी हाँ में हाँ मिलाने में ही अपनी भलाई समझती है। थोड़ी देर बाद आराध्या अवधेश के सीने से लगी हुई थी। दोनों के ऊपर सिर्फ एक चादर थी। आराध्या की आंखों में नमी थी, क्योंकि ये उसका सेकंड टाइम था, पर दर्दनाक भी था, क्योंकि अवधेश शुरू में उसके साथ जेंटल नहीं था। वह उससे बात भी नहीं कर रही थी। तभी अवधेश धीरे से उसकी कमर को रब करने लगता है। वह उसके प्रेशर पॉइंट को दबाने लगता है, जिससे उसे थोड़ा रिलीफ मिलने लगता है। तुम बहुत बुरे हो। मैंने बस बात की तो तुमने ऐसा किया। पता है मुझे कितना दर्द हुआ। वहीं उसकी बात सुनकर अवधेश एक गहरी सांस लेते हुए उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। आई एम रियली सॉरी वाइफी। मैं क्या करता, मेरे लिए तुम सबसे कीमती हो। जिसे मैं अपना कह सकूं वो तुम ही तो हो। तुम सबसे खास हो। उसकी बातें सुनकर आराध्या, और मैं खास क्यों हूं? तुम खास हो क्योंकि तुम इस अवधेश प्रताप सिंह का प्यार हो। इस अवधेश प्रताप सिंह की जान बसती है तुम में। तुम मेरी ताकत भी हो और कमजोरी भी। कहकर वह एक बार फिर उसके होंठों को अपने होंठों में भर लेता है। वहीं पहली बार अवधेश ने के मुंह से ये सब सुनकर आराध्या की आंखों की नमी आंसू बन निकल गई थी। आज तक अवधेश उस पर धौंस जमाता रहता था, हमेशा उसे ऑर्डर देता था, पर उसके बिना पता चले उसके लिए बहुत कुछ कर जाता था। वहीं अवधेश के होंठ अब उसके होंठों से होते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगते हैं। और एक बार फिर आराध्या और अवधेश अपनी दुनिया में खो जाते हैं। वहीं जैनी कुछ शॉपिंग करके अपने होटल रूम के आ रहा था। उसका रूम आराध्या के फ्लोर से 3 फ्लोर नीचे था। वह जैसे ही अपने रूम में घुसता, उससे पहले ही सामने वाले रूम से किसी ने उसकी बाजू खींचकर अपने रूम में बंद कर दिया था। अचानक से ये सब होने की वजह से उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है। वह सामने खड़े आदमी को घूरते हुए कहता है, यह क्या बदतमीजी है? मुझे इस तरह क्यों खींचा? बदतमीजी कहाँ है? और तुम कौन सा मेरी बात सुनते हो? राघव उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी बिना सर पैर की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
जैनी उसकी बाहों से निकलते हुए कहता है, मेरी बातें तुम्हें बिना सर पैर की क्यों लगती है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो तुम भाव खा रहे हो? राघव अपने वेट उस पर डालते हुए कहता है। तुम थोड़ा पीछे हटकर बात करो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिग बॉस भी यहाँ आए हैं क्या? जैनी। उसकी बात सुनकर राघव का मन उसे पीटने का कर रहा था, पर वह मजबूर था इसलिए। तुम मेरे साथ हो तो मेरे बारे में बात करो। और मैं यहाँ हूँ तो बॉस भी यहाँ हो जरूरी नहीं है, कहकर वह उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है, जिसकी वजह से जैनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हालांकि वो लड़कों में इंटरेस्टेड था, पर सामने खड़ा इंसान जिस दिन से मिला था उस पर धौंस जमाए जा रहा था। वह उसे हटाने की कोशिश तो पूरी करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। इसी तरह थोड़ी देर बाद जैसे ही राघव की पकड़ उस पर ढीली पड़ती है, वह उसके चंगुल से निकलकर इस तरह भागता है जैसे उसके पीछे पागल कुत्ते पड़े हो। वहीं उसकी इस हरकत को देखकर राघव मुस्कुराता रह जाता है। सुबह के 3 बजे अवधेश आराध्या को अपने सीने में छिपाए सो रहा था। तभी उसका मोबाइल रिंग होने लगता है। इंटेंस एक्सरसाइज के बाद वो भी थका हुआ था, लेकिन आधी रात को कोई कॉल कर रहा था तो इसका मतलब था कि कोई जरूरी बात होगी। सामने से अलेक्स का फोन था। अवधेश बेड से उठकर बाहर हॉल में आ जाता है। अलेक्स, बॉस निशिकांत ठाकुर को मिस मेहता के बारे में पता चल चुका था। पता नहीं, लेकिन हम इसे टाइमली ट्रैक नहीं कर पाए। उसकी बात सुनकर अवधेश खामोश था, इसलिए अलेक्स आगे बोलना जारी रखता है। वो मिस मेहता के मर्डर की जांच करवा रहे हैं। इवन उस लड़की की बॉडी को भी रिकवर कर लिया है जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। मिस आराध्या का दुनिया के सामने आना अब खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है आपको एक बार फिर उनके दिमाग की सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। उसकी बात सुनकर अवधेश अपनी सिगरेट के कश लेते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। जहां तक निकिता और रौनक से मिलकर उसका रवैया, तब वो कुछ खास नहीं था। अगर उसकी मेमोरी वापस भी आ जाती है तो भी वो वापस उनके पास नहीं जा सकती है। अवधेश की बात सुनकर एलेक्स शांत हो जाता है। प्रकृति और आनंद पर नजर रखो। पता लगाओ वो कहाँ है। वो लोग किसी भी कीमत पर मिसेस प्रताप के आसपास भी नहीं नजर आने चाहिए, कहकर अवधेश फोन काट देता है। जिसके बाद वह शौर्य, अवधेश का डॉक्टर कजिन, को मैसेज करता है, मीट मी टुमारो इवनिंग एट लैब। अवधेश तकरीबन आधे घंटे तक सिगरेट सुलगाता रहा, जिसके बाद वह वापस अपने रूम में आ जाता है। उसकी नज़र दुनिया भर से अनजान बेफिक्र होकर सोई लड़की पर जाती है। वह उसके पास लेटकर उसके फॉरहेड पर किस करके कहता है, इस बार मैं किसी को तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करके महफूज रखूंगा। एपिसोड 88, असली आराध्या और आरोही। अगली शाम शौर्य की लैब। अवधेश बिना किसी इमोशन के सामने हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई लड़की को देख रहा था। उसके साथ अनिकेत और शौर्य खड़े हुए थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस थे, जबकि उस रूम के बाहर अंकुश और राघव खड़े हुए थे। लैब की सिक्योरिटी हाई टेक थी। कुछ गिने चुने लोग ही इस रूम में आते थे। डॉक्टर्स तक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि वो इस स्पेशल पेशेंट के बारे में बाहर की दुनिया को कुछ नहीं बताए। इसे कब तक होश आएगा? अवधेश उस लड़की को देखते हुए कहता है, भाई आप इसकी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं, फिर भी यह क्यों पूछ रहे हो? शौर्य अवधेश को एकटक देखते हुए कहता है। तभी अनिकेत उससे कहता है, क्या अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई इसमें? अनिकेत, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। यह कोमा में है।
बस मशीनों के सहारे जिंदा है। और मुझे डर है कि शौर्य अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अवधेश गुस्से में घूरते हुए कहता है, बकवास बंद करो और अपनी रिसर्च पर ध्यान दो। इसका होश में आना जरूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि किसने इसकी ऐसी हालत की है। वहीं अवधेश की गुस्से भरी आवाज सुनकर शौर्य विवशता से कहता है, भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। पिछले 2 साल से यह कोमा में है। और रही बात इसकी इस हालत के जिम्मेदार लोगों की, तो आप लोग 2 साल से उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक असली गुनहगार नहीं पकड़ा गया है। और आराध्या कोई रिस्पॉन्स देना ही नहीं चाहती है, तो मेरी कोशिश कामयाब कैसे होगी। वहीं उसकी बात सुनकर शौर्य की आंखें नम हो जाती है। वहीं अवधेश और शौर्य कुछ देर अनिकेत को उस लड़की के साथ अकेले छोड़ देते हैं। अनिकेत उस लड़की, असली आराध्या, के बालों को सहलाते हुए कहता है, गुड़िया एक बार के लिए अपने भाई की बात मान ले। उठ जा बच्चा, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जा रही है। प्लीज दादू तुझे बहुत याद करते हैं। तुझे पता है तेरी दीदी भी अब हमारे साथ है। तू और रिधिमा हमेशा मिलना चाहती थी ना आरोही से। वह बिल्कुल तेरी तरह लगती है। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग के चैप्टर में अनिकेत हमेशा आराध्या को आरू कहता था। इट्स शॉर्ट नेम ऑफ आरोही। अनिकेत सोई हुए आराध्या से बहुत सारी बातें करता रहता है। वह उसे अपने और सौम्या के रिश्ते के बारे में बताता है, कैसे उसे सबके सामने प्रपोज किया। उनकी शादी होने वाली है। आरोही का मूवीवुड में जाना, ये वो। वहीं दूसरी तरफ शौर्य के केबिन में, भाई आप मुझे यूं आंखें दिखाकर डरा नहीं सकते हैं। मैं अनिकेत भाई को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूं। आराध्या की हालत अभी भी क्रिटिकल है और हम अभी तक नहीं जानते कि उस पर हमला किसने किया था। शौर्य सीरियस होकर कहता है, जिस पर अंकुश जो सोफे पर बैठा था कहता है, भाई शौर्य सही कह रहा है। आपसे शादी के बाद तो दुश्मन और चौकना हो गया है। आप सब आरोही के थ्रू उसे पकड़ना चाहते थे, पर अब तो आरोही पर भी हमले बंद हो गए हैं। शौर्य, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उस इंसान को पता है कि वो लड़की आराध्या नहीं है, बल्कि कोई और है। अंकुश, ये भी तो हो सकता है कि भाई की वजह से उस पर हमले बंद हुए हो, क्योंकि भाई के गुस्से से दिल्ली कांपती है, तो उनकी बीवी पर हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं है। वहीं अवधेश जो उनकी बातें सुन रहा था, एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। आराध्या मूवी के प्रमोशन में अवधेश अपने बिजनेस और आराध्या में अनिकेत उस हमलावर को पकड़ने में दूसरी निकिता हॉस्पिटल के सारे सबूत मिटाने में लगी हुई थी, जिस हॉस्पिटल में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। उसने आराध्या की फेक हॉस्पिटल रिपोर्ट्स बनवाई हुई थी। इवन इन रिपोर्ट्स को बनाने वाले डॉक्टर में से किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी पूरी की पूरी टीम ही शहर से ही नहीं देश से भी गायब हो चुकी थी। वहीं रौनक हर पल दिल के किसी कोने में सरगुन की याद लिए बैठा था, लेकिन उसकी नफरत उस पर ज्यादा हावी हो चुकी थी। इसलिए वह सरगुन की मौत के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। उसे लगता था सरगुन के साथ जो हुआ सही हुआ है। वहीं दूसरी साइड निशिकांत ठाकुर अपनी इकलौती बेटी आरोही ठाकुर उर्फ सरगुन मेहता के बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसकी बेटी के साथ हुआ क्या था। बरसों पहले जब आरोही 2-2.5 साल की थी, तो दिल्ली में ही उसकी बीवी अपर्णा पर जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में उसकी बीवी अर्पणा तो चल बसी, लेकिन आरोही उस हमले में बच गई थी।
उन्होंने उस हादसे की जांच करवाई थी। उन्होंने इस बारे में आराध्या के डैड अनुभव से भी बात की थी। अनुभव और उसके बेस्ट फ्रेंड सौम्या और आकाश के डैड ने इस केस की अच्छे से तहकीकात की थी। उन्होंने निशिकांत को बता दिया था कि उन्हें सबूत मिल गए हैं और वो एक दिन बाद यानी कि मंडे को सबूत समेत उस इंसान को जेल भेज देंगे। लेकिन उससे पहले ही आराध्या के डैड अनुभव, उसकी बीवी आराध्या की जुड़वा बहन सौम्या के डैड और मॉम की किसी के बेरहमी से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। अनुभव ने उन्हें उस इंसान का नाम नहीं बताया था, इसलिए निशिकांत ये नहीं जानते थे कि हमलवार कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। निशिकांत ठाकुर ने उन सबूतों को ढूंढने की बहुत कोशिश की था, लेकिन सामने वाले इंसान ने सभी सबूत नष्ट कर दिए थे। अपने माफिया वाले काम की वजह से वो आरोही की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। वो पहले ही अपनी बीवी के जाने से दुखी थे और उन्हें अब राजवंशी परिवार भी अपनी बेटी के लिए सही नहीं लगा था। इसलिए अपनी जान से प्यारी बेटी की सुरक्षा के लिए उन्होंने उसे अपने दिल से दूर कर मुंबई में मेहता परिवार को सौंप दिया था, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। एक दिल्ली बेस्ड थे तो दूसरे मुंबई में रहने वाले। आरोही को पालने के लिए उन्होंने मेहता परिवार को कई तरह से बिजनेस में मदद की थी, जिसकी वजह से बैंकरप्ट्स होने की कगार पर खड़ा मेहता अंपायर एक बार फिर सर उठाकर खड़ा हो पाया था। वहीं दूसरी तरफ अवधेश सिगरेट पर सिगरेट सुलगाए जा रहा था। कमरा धुएं से भरा पड़ा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चला था। चेहरे पर परेशानी और डार्कनेस थी। वह अंधेरा कमरा अपने आप में कुछ कह रहा था, पर क्या वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर आप चाहो तो मेरी न्यू स्टोरी ट्राई कर सकते हो।